पढ़ रहे थे श्री शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा। मोहन, जिसने 5वीं कक्षा पास कर ली, छात्रवृत्ति उसे मिली, उसके मास्टर जी, उसके पिताजी उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। उसके पिता ने उसे आगे पढ़ने के लिए अपनी ही बिरादरी के एक युवक रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया था। लखनऊ में उसकी ज़िंदगी का एक अलग ही अध्याय शुरू हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोग, उस परिवार के, रमेश के घर के लोगों ने उसे नौकर बना दिया था। पढ़ाई लिखाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था वहाँ पर उसके। तो इस तरह से बंशीधर जी उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, लेकिन मोहन इन सब बातों को अब धीरे धीरे समझने लगा था कि उससे काम करवाया जा रहा है और रमेश के घर की सुविधा असुविधा का ध्यान रखा ज़्यादा जाता था और उसे गांव भी मिलने के लिए भी अब नहीं भेजा जाता था कि वो अगली कक्षा की तैयारी कर रहा है, ये बहाना बना दिया जाता था। तो आगे इस कहानी का शेष भाग पढ़ते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया, जहाँ पर तकनीकी ज्ञान दिया जाता था, हाथ का कोई कार्य सिखाया जाता था। ऐसे स्कूल में उसका दाखिला आगे करवा दिया गया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा था। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते। उधर गांव में बंशीधर तो उसके भविष्य के सपने देख रहे थे। जब भी कोई गांव का व्यक्ति उनसे मोहन के विषय में पूछता तो बड़े ही उत्साह से उसकी पढ़ाई के बारे में बताते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने सौपन भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। उनका हौसला ही पस्त हो गया। बहुत गहरा दुख हुआ, उन्हें आघात लगा कि उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, खिलवाड़ किया। मोहन की पढ़ाई के साथ ही नहीं, बंशीधर के सपनों के साथ भी। तो वो किसी को भी इसकी जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाते थे। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है। सेक्रेटरीट होता है सचिवालय, कि वो सचिवालय में नौकरी लग गया है। इस तरह से वो झूठ बोले थे धनराम से, और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने मोहन को रमेश के साथ भेजा, क्यों उन्होंने रमेश पर इतना भरोसा किया। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए
जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता, धनराम बोला। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसवे को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही नहीं रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। ब्राह्मण टोले का कौन था? मोहन। और शिल्पकार टोले का धनराम। मोहन धनराम के पास बैठा था, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था कि वो ये सब जानता नहीं था। मोहन को सब पता था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था। दुविधा में था धनराम उसका व्यवहार देखकर, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। क्या कर रहा था धनराम? लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ में हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में शीरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोटी सी छड़ थी उसके हाथ में लोहे की, और वो उसे गोलाई में बदल रहा था, गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, और दूर खड़ा मोहन उसे देख रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन ने क्या किया? संकोच त्यागा, शर्म को एक साइड रख दिया उसने, कोई संकोच नहीं किया और मोहन धनराम के पास चला गया। जो वह छड़ को गोलाकार रूप देने की कोशिश कर रहा था, उसने धनराम के हाथ से हथौड़ा ले लिया और उस पर चोट मारने लगा। लोहे की नली, धोंकनी होती है, लोहे की नली से फूंक मारते हुए लोहे को दोबारा उसने भट्टी में डाला और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते एक सुंदर सा गोले का रूप दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था। आकस्मिक होता है अचानक ही उसने ये सब किया था। धनराम के हाथ से हथौड़ा ले लिया था और उसकी जगह बैठ गया था और उस छड़ी को गोलाकार रूप में बना दिया था। ये सब कुछ अचानक ही हो गया था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। हैरान होकर वह मोहन को देख रहा था। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। शंकित होता है संदेह, संदेह की नज़र से वो इधर और उधर देख रहा था कि कोई इसे इस तरह से मेरी जगह पर बैठा हुआ देख ना ले। उसे आश्चर्य किस बात पर हो रहा था धनराम को कि मोहन उसकी जगह बैठ गया था और लोहे के घन पर एक छड़ को गोलाकार रूप दे रहा था और कोई उसे देख ना ले, इस बात पर उसे संदेह हो रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि एक पुरोहित खानदान का युवक शिल्पकार टोले में आ गया और दूसरी बात उसकी जगह बैठकर उसी की तरह कार्य कर रहा था। इस बात पर उसे ज़्यादा हैरानी हो रही थी। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। इन सब से बेखबर था मोहन कि धनराम संकोच कर रहा है, असमंजस में है, मतलब बहुत ज़्यादा दुविधा में है,
धर्म संकट की स्थिति उसके लिए हो गई है, ये सब मोहन ने नहीं देखा। मोहन तो सिर्फ बहुत ज़्यादा संतुष्ट था कि उसने लोहे के छल्ले को बिल्कुल गोलाई में बना दिया है। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि देखो मैंने इसे कितना सुंदर बना दिया है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक होता है रचनाकार, जिसमें न स्पर्धा थी। स्पर्धा होता है ईर्ष्या। कोई ईर्ष्या नहीं थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो मैं आशा करती हूँ गलता लोहा कहानी आप सबको समझ आ गई होगी। धनराम क्या कर रहा था? एक मोटी छड़ भट्टी में गलाकर गोलाकार बनाना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था और मोहन उसे दूर खड़ा देख रहा था। उसने तकनीकी स्कूल में शिक्षा ली थी, हाथ का कार्य सीखा था, तो मोहन ने झट से छड़ को गोलाकार बना दिया। मोहन ने इतनी शीघ्रता से यह काम किया, धनराम को कुछ भी करने या कहने का मौका ही नहीं मिला। वह हैरान होकर देखता रहा कि कैसे एक ब्राह्मण के लड़के ने बिना किसी गलती के और छड़ को गोला बना दिया। किस तरह से गोल बना दिया है। उस समय में मोहन की आंखों में एक सर्जक की चमक थी, एक रचनाकार की चमक थी। तो जिस तरह मोहन ने कार्य करना सीखा था और धनराम की जगह बैठ गया था, उसे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है या वो एक लोहार की सीट पर बैठा है या कुछ कार्य कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो एक उच्च और स्वर्ण जाति का था। जो उसके साथ हुआ था लखनऊ में, उन सब बातों की वजह से मोहन के मन में जाति पाति की भावना गल कर नष्ट हो गई थी। जैसे लोहा गलता है, भट्टी में तपकर लोहा गल जाता है और उसे कूट पीट कर एक नया आकार दे दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही मोहन के साथ हुआ। वो भी एक नया इंसान बनकर लखनऊ से वापस लौटा। उसके मन में जाति पाति की भावना गल गई थी। इसीलिए इस कहानी का नाम है गलता लोहा। तो आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।